गाइस, मैं हूं अमरीन। वेलकम करती हूं आपका हमारे चैनल ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक में। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ अबनॉर्मल साइकोलॉजी। अब किन तरीके से क्या क्या लोगों की अप्रोचेस थी, क्या क्या लोगों की थ्योरीज थी, क्यों लोग मानते थे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो इसकी बहुत सारी अप्रोचेस या थ्योरीज थी। तो पहला चीज़ जो हमने बहुत कॉमनली देखा होगा, सुपरस्टिशन। तो ये चीज़ तो आज भी मानी जाती है क्योंकि कई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को बोल दिया जाता है कि भाई ये जो है किसी भूत शैतान या किसी मतलब इविल स्पिरिट के आने की वजह से हो गई है। तो इसके रिस्पांस में क्या होता था, एक्सॉर्सिज्म। तो इसमें क्या होता था कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है, उसको लगे कि भाई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है या कुछ भी ऐसा वो एक्ट कर रहा होता था कि साइकोलॉजी की वेल नहीं है, तो उस टाइम पे मान लिया जाता था कि भाई इसमें कोई इविल स्पिरिट है या डेविल है। तो उसको हील कैसे करा जाता था, काउंटर मैजिक से या प्रेयर से। हमने यूजुअली मूवीज में देखा होगा कि कोई भी मूवी चल रही है तो बंदा बेड पे लेटा होता है, उसके हाथ पैर बंधे होते हैं, तो उसके बाद जो फादर आते हैं, जो चर्च के फादर होते हैं, वो आते हैं, होली वाटर फेंकते हैं या कोई भी प्रेयर पढ़ते हैं और वो इविल स्पिरिट निकल जाता है। तो ये यूजुअली हमने मूवीज में देखा है। ये कहाँ से इमर्ज हुआ, जो ऑलरेडी एक हेल्ड बिलीफ है और कहीं ना कहीं आज भी माना जाता है। तो इसके बाद दोस्तों दूसरी चीज़ जो मानी जाती है वो है बायोलॉजी। मतलब अगर काफ़ी लोग मानते थे कि अगर हमें कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है, मतलब हमारे ब्रेन या बॉडी ढंग से काम नहीं कर रही है। तो मान लीजिए गाड़ी का इंजन ही खराब है, तभी गाड़ी ढंग से नहीं चल रही है, ये माना जाता था। मतलब कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, जैसे कोई ब्रेन में प्रॉब्लम है, कोई बॉडी में प्रॉब्लम है, जिस वजह से हम ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों एक और अप्रोच थी, दैट वाज साइकोलॉजिकल अप्रोच। तो साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या कहती थी कि ये सारी साइकोलॉजिकल बीमारियां आती क्यों हैं, क्योंकि हमारे सोचने के तरीके में, फील करने के तरीके में, इमोशंस में कुछ ना कुछ परेशानी है या कुछ ना कुछ दिक्कत है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं। तो काफ़ी सारे ग्रीक फिलोसोफर्स, फिजिशियंस थे जिन्होंने एक और अप्रोच दी कि जो हमारा डिस्टर्ब्ड बिहेवियर है, जो हमारी प्रॉब्लम्स है, वो क्यों है, क्योंकि हमारी रीजनिंग और इमोशंस मैच नहीं करते। हम फील कुछ और कर रहे हैं पर उस चीज़ का रीज़न कुछ और दे रहे हैं, तो वो मैचिंग नहीं है। इस वजह से भी डिस्टर्ब्ड बिहेवियर हो सकता है। तो इसी प्रोसेस में एक और इम्पॉर्टेंट पर्सन थे जिनका नाम था गैलन। तो उन्होंने रोल दिए 4 ह्यूमर्स का। तो उनका मानना था अर्थ, एयर, वाटर, फायर हमारी बॉडी में बाइल, ब्लैक बाइल, येलो बाइल, फ्लेग्म और ब्लड को बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल, फ्लेग्म, तो ये हमारे बिहेवियर्स, हमारे पर्सनालिटी के कई कैरेक्टरिस्टिक को लीड करती हैं। मतलब मान लीजिए ब्लड का लेवल ज़्यादा है या येलो बाइल का लेवल ज़्यादा है, तो हमारे अंदर कोई सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ये हम ऑलरेडी पुरानी वीडियो में बात कर चुके हैं, तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे इस चीज़ का। तो दोस्तों ये माना जाता था कि अगर इन चारों चीज़ों में कहीं ना कहीं अगर इम्बैलेंस है, तो मतलब हमें कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होंगे। तो दोस्तों ये तो हो गई स्टार्टिंग की बात। अब आते हैं हम लोग मिडिल एजेस पे। तो ये सब माना जाता था, जो भी ये साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स हैं, ये डिसऑर्डर्स थे, ये डीमोनोलॉजी या सुपरस्टिशंस में है। मतलब कि जिन लोगों को मानसिक बीमारियां थी उनको ईविल कंसिडर कर दिया जाता था। उस टाइम पे ये भी माना जाता था कि जिन लोगों को मानसिक बीमारी है, उनके अंदर चुड़ैल घुस गई है, तो उस टाइम पे विच हंट्स हुआ करते थे। तो मतलब उनको मार दिया जाता था या वट जो भी उनकी प्रोसेस होता था। तो इसी मिडिल एज पीरियड में सेंट ऑगस्टिन ने फीलिंग्स के बारे में, इमोशंस के बारे में लिखा, जिसने राइज दिया कि साइकोलॉजिकल या साइकोडायनेमिक अप्रोचेस को। मतलब लोगों को समझ आने लगा कि कहीं ना कहीं फीलिंग्स, इमोशन, बिहेवियर भी रीजन हो सकती हैं रादर देन जस्ट सुपरस्टिशन। उसके बाद आता है रीनेसेंस पीरियड। तो उसमें क्या हुआ, जो ह्यूमनिज्म था कि लोग बहुत क्यूरियोसिटी बढ़ गई लोगों में कि भाई अगर ये इंसान इस तरीके से बिहेव करता है तो क्यों कर रहा है, मतलब इसका बिहेवियर ऐसा क्यों है। तो ये जो क्यूरियोसिटी थी ये लोगों में बढ़ गई। तो इस वजह से रीनेसेंस पीरियड में लोगों ने स्टडी करना शुरू कर दिया। तो जॉहन वयर ने उस टाइम पे कहा कि हमारे साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं क्योंकि हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स खराब हैं। तो अगर हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, मतलब लोगों के साथ रिलेशनशिप्स खराब है, इस वजह से हमारे साइकोलॉजिकली कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि जो विचेस जिनको हम नाम देते हैं, ये मानसिक तरीके से बीमार हैं और इनको रादन जादू करना या ये सब करना, प्रेयर्स वगैरह से ज़्यादा इनको दवाइयाँ असर करेंगी। तो ये रीनेसेंस पीरियड की बात थी। उसके बाद आता है दोस्तों रिफॉर्म मूवमेंट। रिफॉर्म मूवमेंट आता है एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटमेंट। इस टाइम पर लोग समझने लग गए कि क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, इसके लिए साइकोलॉजिकल आंसर्स ढूंढने लग गए। ये बात है कुछ 18th सेंचुरी की।
अब लोगों ने ये भी समझना शुरू कर दिया कि जो लोग मानसिक तरीके से बीमार हैं उनको स्पेशल केयर मिलनी चाहिए, जिस वजह से यूरोप और अमेरिका में बहुत सारे असाइलम्स भी खुल गए ताकि उन लोगों को अच्छे तरीके से हेल्प कर सके जिन लोगों को भी मानसिक बीमारियां हैं। और आज के ज़माने में हम कौन सी अप्रोच मानते हैं, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल या सोशल, मतलब इंटरपर्सनल इश्यूज मानते हैं, बायोलॉजिकल मानते हैं या साइकोलॉजिकल मानते हैं। तो आज की रिसेंट ईयर्स में हम लोग इंटरेक्शनल अप्रोच मानते हैं, मतलब बायोलॉजी भी हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करती है, साइकोलॉजी भी, और सोशली भी जो हमारी लाइफ की सिचुएशंस हैं वो हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करती हैं। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे कि हम लोग किस तरीके से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन होनी तो ज़रूरी थी ताकि अगर एक बीमारी है तो मैं ये किसी और से कन्वे कर सकूं कि इस इंसान को ये बीमारी है। अगर डिप्रेशन है तो डिप्रेशन के कई साइंस एंड सिम्टम्स होने चाहिए और डिप्रेशन को मतलब प्रॉपर तरीके से फीचर्ड होना चाहिए ताकि मैं दूसरे डॉक्टर को या दूसरे इंसान तक ये बता सकूं कि इस इंसान को डिप्रेशन है। तो इन सब चीज़ों के लिए 2 मैनुअल्स तैयार हुई। पहला आता है डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल DSM-5, जो कि बनाई APA ने, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। तो पहले जो DSM आई, अब उसका अपडेटेड वर्जन है DSM-5। तो DSM-5 में दोस्तों सारे क्लिनिकल फीचर्स डिसऑर्डर्स के कि इन डिसऑर्डर में क्या क्या परेशानियां होती हैं ये सब सारा लिस्टेड होता है। और जो इंडिया में और बाकी की कंट्रीज में जो बुक मानी जाती है ताकि हम लोगों को बीमारी बता पाएं कि भाई ये बीमारी है, ऑफिशियली ये बीमारी है, तो उसके लिए यूज़ होती है ICD-10 और वो दी थी WHO ने। तो दोस्तों इसमें जो डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं कि किस तरीके से कोई पेशेंट आता है और उसमें ये फीचर्स हैं, ये गाइडलाइंस दी हुई हैं ICD-10 में कि अगर ये फीचर्स उस बंदे में हैं तो इस तरीके से आप उसको ये वाली बीमारी का नाम दे सकते हैं। या उनमें पर्टिकुलरली गाइडलाइंस भी दी हैं कि कई चीज़ें, मतलब मान लीजिए कि कोई भी इंसान बोलता आके कि आप अपसेट हैं तो आप उसको डिप्रेशन मत कह दीजिए। तो ऐसे काफ़ी गाइडलाइंस दी हुई हैं ताकि हम लोग एक्यूरेट डायग्नोसिस दे सकें। तो इसलिए हमारे पास 2 तरीके की मैनुअल्स हो गई हैं DSM-5, जो कि हमारे को बहुत ही एक्सप्लेनेशन में सारे क्लिनिकल फीचर्स बताती है हर डिसऑर्डर के, और ICD-10 हमें इन सारे डिसऑर्डर्स को स्कीम करने में हेल्प करती है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी ये वीडियो होती है ख़त्म। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ढंग से कि इन सारे हम जो आगे डिसऑर्डर्स पढ़ने वाले हैं उसकी कॉजेज़ क्या होते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आती है आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, कोई भी क्वेरीज और ओपिनियंस अपने कमेंट डाउन कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी पसंद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।